हेलो एवरीवन। और जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि कुछ बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आज आप लोगों को मिल जाएंगे और शाम तक कोशिश होगी कि मैप की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूं। तो आप लोगों की पूरी रिवीजन, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ एक कल का दिन रहता है तो कंबाइंड रिवीजन के लिए भी आपको टाइम चाहिए, तो मैप हम शाम तक कर लेंगे और बाकी फिर कंबाइंड रिवीजन जो है मंडे को हम लोग करेंगे ताकि ट्यूसडे को आप लोगों के बहुत अच्छे एग्जाम्स हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए हम लोग अपने जो भी हमारे क्वेश्चन बच गए थे उसको हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। कुछ क्वेश्चन चैप्टर के रह गए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि गांधी जी सॉरी जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी वो 1971 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें पॉपुलैरिटी का क्या रीजन था, क्या रीजन था उनको इतना ज्यादा सपोर्ट मिला। तो उनके द्वारा जो कुछ काम किए गए थे वो काम जो है प्लान पॉलिसीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है गांधी जी ने, जहां पे गांधी जी बोल रहे थे यहाँ पे इंदिरा गांधी याद रखना, ठीक है। वरना हम गांधी जी बात करें तो हमारे दिमाग में जो है वो महात्मा गांधी ही आते थे, यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की बात हो रही है। सबसे पहले उन्होंने बैंकों का नेशनलिज्म कर दिया था, पॉजिटिव से मतलब बहुत सारे जो उन्होंने पॉजिटिव प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए थे। सबसे कौन कौन से नेशनलिज्म ऑफ बैंक्स, सीलिंग ऑन लैंड एंड सोशलिस्ट मेजर। ये आपका सीलिंग ऑफ लैंड का मतलब क्या है कि हर एक पर्सन, पहले क्या था वो पता है कि बहुत सारे एक पर्सन को बहुत ज्यादा लैंड होते थे। तो इंदिरा गांधी जी ने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन को इतना ज्यादा लैंड नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा कि एक पर्टिकुलर डिसाइड कर रहे इससे ज्यादा जो लैंड है एक पर्सन के पास नहीं होना चाहिए और बाकी सारी लैंड जो है सरकार अपने पास ले लेती थी और जो भी लैंडलेस लेबर होते थे उनको बहुत ही लो रेट पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो लैंड सेलिंग मैंने कि लैंड के डिसाइड करना इससे ज्यादा लैंड किसी एक पर्सन के पास नहीं होना चाहिए। दूसरा उनको बहुत अच्छा पॉजिटिव स्लोगन था जिसको जनता ने बहुत पसंद किया, गरीबी हटाओ का। क्योंकि अब उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने, देखो अपोजिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एजेंडा है वो है इंदिरा हटाओ। अब मेरा एजेंडा क्या है, गरीबी हटाओ। तो आपको डिसाइड करना है कि देश से गरीबी हटाना है या इंदिरा को हटाना है। तो सीधी सी बात है, लोगों में बहुत पॉजिटिव एक मैसेज गया। दूसरा जो है कि सक्सेसफुली कन्वर्ट पावर स्ट्रगल इनटू आइडियोलॉजिकल वॉर। देखा आपने जब कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हुई थी, दो भागों में टूटी थी, एक सिंडिकेट नेता थे, दूसरा इंदिरा गांधी की कांग्रेस बन गई थी, रिक्यूनिस्ट कांग्रेस और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो बहुत मतलब कह रहे हैं, ये जो लड़ाई थी वास्तव में आपने देखा कि पावर स्ट्रगल की लड़ाई थी, पावर के लिए दोनों लोग लड़ रहे थे। लेकिन उन्होंने बहुत ही चालाकी से बोला नहीं नहीं तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। और उन्होंने कहा कि जो प्रीमियम पर्स है मैं हटाना चाहती हूँ, मैं उन पैसों को गरीबों के लिए काम करना चाहती हूँ। पर हमारे जो सिंडिकेट नेता है वो लोग चाहते हैं कि हम उन्हीं की मतलब जो भी अमीर लोग हैं उन्हीं के लिए हम काम करें। तो कहो देखो ये जो हमारी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, आपको डिसाइड करना है किस आइडियोलॉजी को आपको चलना है, आपको गरीबों के साथ रहना है या अमीरों के साथ आपको चूज करना है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही चालाकी से जो पावर स्ट्रगल की लड़ाई थी उसको आइडियोलॉजिकल वॉर में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है कि शी वाज एबल टू क्रिएट सपोर्ट बेस फ्रॉम द डिसएडवांटेज ग्रुप। हमारे देश में गरीब लोगों की तादाद हमेशा से ज्यादा रहा है, तो गरीब जनता जिसके साथ होगी उसका पॉलिटिकल करियर जो है बहुत ज्यादा ग्राफ ऊपर जाएगा, चाहे केजरीवाल हो चाहे इंदिरा गांधी जी, सभी नेता इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके। तो इंदिरा गांधी का सपोर्ट था गरीबों को, जो गरीब पार्टी थी गरीब लोग थे उनको बहुत सपोर्ट था इंदिरा गांधी की पार्टी का। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक चीज बताई थी मैं आपको, बहुत सारे लोग यहाँ पे जितनी भी बुक्स उठा के देखो ऑलमोस्ट सभी बुक्स के अंदर आपको 1971 का वॉर दिख जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आपको चीज ध्यान रखना है कि 1971 का जो वॉर इंदिरा गांधी जीती थी या इंडिया जीता था, आई नो हमें भी पता है कि बांग्लादेश एक अलग इंडिपेंडेंट देश में था, उससे इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। बट जब 1971 का इलेक्शन हुआ था तब वॉर नहीं हुआ था, समझ आया कि भविष्य में वॉर होगा, इंदिरा गांधी की ये पॉलिसी होगी, हम जीत जाएंगे, उससे हमें 6 महीने पहले या 8 महीने पहले जो इलेक्शन है उसका बेनिफिट नहीं हो सकता ना। तो हाँ ये जरूर है कि उस वॉर के बाद इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उसके बाद जितने भी स्टेट के इलेक्शन हुए थे उनमें उनको बहुत ज्यादा मतलब सीटें हासिल हुई थी, समझ आए। तो ये आपको याद रखना है। बट अभी जो 1971 का जो इलेक्शन जो सेंट्रल लेवल पे हुआ था तब जो है वो बेसिकली वो वॉर जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी का रीजन नहीं है, इसको याद रखना। जो बाद में स्टेट के इलेक्शन में जरूर उनको फायदा हुआ था। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी ओवरकम द चैलेंजेस पुट फॉरवर्ड बाय द सिंडिकेट। जो सिंडिकेट के जो प्रॉब्लम्स थे उसको खैर ओवरकम कर चुकी थी। उसके बाद है कि जो इंदिरा गांधी मैंने बताया ना बहुत अच्छा बोलती थी, जो बहुत अच्छे डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी थी। तो ये सारे रीजंस है जो इंदिरा गांधी को बेसिकली उन्होंने जनता के बीच में पॉपुलर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब 3 इंपॉर्टेंट इवेंट दैट लेड टू स्प्लिट इन द कांग्रेस 1969। तो पहले हमने चैप्टर्स में पढ़ा था जो 1969 में जो कांग्रेस पार्टी दो भागों में स्प्लिट हो गई थी, कांग्रेस पार्टी टूट गई थी, एक सिंडिकेट नेताओं की पार्टी बन गई, दूसरी कांग्रेस की पार्टी बन गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये पार्टी क्यों टूटी थी। लेकिन इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट, कि इंदिरा गांधी को जो सिंडिकेट के नेता थे उन्होंने ही इंदिरा गांधी को बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया था जब लाल बहादुर शास्त्री जी की सडन डेथ हो गई थी। बल्कि जो मोरारजी देसाई है वो खुद पीएम बनना चाहते थे, काफी एक्सपीरियंस नेता भी थे, पर सिंडिकेट नेताओं को लगा कि मोरारजी देसाई देकर पीएम बन जाएंगे तो उनकी जो है उतनी ज्यादा साख नहीं रहेगी, उतनी ज्यादा उनके पे कंट्रोल नहीं रहेगा। मोरारजी देसाई एक्सपीरियंस नेता थे, बहुत ज्यादा जानकार था,
लेकिन अगर इंदिरा गांधी बन जाती तो उनको दो फायदे थे, तो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, जनता का सपोर्ट उनके लिए ज्यादा होगा, और दूसरा वो इनएक्सपीरियंस नेता थी, एज काफी छोटी थी वो, तो उनको लगा कि हम इसको रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को क्या, बट इंदिरा गांधी ऐसे नहीं थी। तो कह रहा है कि इंदिरा गांधी अटेम्प्ट टू assert her position within the government and party, she choose advisor from the outside the party and slowly sideline the syndicate। समझ आया, जब 1967 का इलेक्शन हुआ तो हमने देखा जितने भी बड़े बड़े टॉप के नेता थे, सिंडिकेट के मेंबर्स थे, वो सभी इलेक्शन बुरी तरह से हार गए थे। तो इंदिरा गांधी को इतनी बात तो क्लियर हो गई कि भैया इन नेताओं की वजह से तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी नहीं है, इनकी खुद की इतनी साख नहीं है कि वो अपनी पार्टी बचा सके, तो वो कांग्रेस की पार्टी को क्या बचाएंगे। इसीलिए उन्होंने उनके बिल्कुल भी इनके जो भी पावर्स, जो भी उनके पास अधिकार थे या जो भी उनके डिसीजन थे, उनको उन्होंने साइडलाइन करना स्टार्ट कर दिया और उनसे किसी तरह कोई डिसीजन नहीं लेती थी। बिल्कुल उसने अपने खुद कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई थी, और वो कौन थे, बिल्कुल कांग्रेस के मेंबर्स नहीं थे, आउटसाइड द पार्टी के मेंबर थे। लेकिन हर लेफ्ट विंग्स प्रोग्राम 10 पॉइंट्स नॉट अप्रिशिएटेड बाय द सिंडिकेट। और इंदिरा गांधी जो 10 पॉइंट्स प्रोग्राम लेके आई थी, वो सिंडिकेट मेंबर से वो डिस्कस नहीं किया, तो सिंडिकेट नेताओं को ये चीज ज्यादा पसंद नहीं आई थी, क्योंकि जो सोचकर उन्होंने इंदिरा गांधी को पीएम बनाया था वो उनके हिसाब से काम नहीं कर रही थी। ठीक है, वहां तक तो बेचारे चुप रहे, चलो कोई बात नहीं, एक दो माफी तो सबको मिलती है। उसके बाद कह रहा है कि हर पॉलिसी जो उन्होंने बनाए थे, नेशनलिज्म ऑफ बैंक, एवोल्यूशन ऑफ प्रीवीपर्स के कारण की बहुत ज्यादा टकराव हुई थी, आगे हम फिर से पढ़ेंगे। एंड लेड टू द सीरियस डिफरेंस बिटवीन हर एंड मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो उस टाइम पे उप प्रधानमंत्री थे, उनके कारण जो है प्रीवीपर्स के कारण उन्होंने अपने पद से रिजाइन भी दे दिया था। नेक्स्ट जो मेन रीजन है जो कांग्रेस पार्टी टूटी, जब 1969 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, आप लोगों को याद होगा, तो कांग्रेस के सिंडिकेट नेताओं ने ऑफिशियल कैंडिडेट जो है एन संजीवा रेड्डी को खड़ा किया देश के प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन एन संजीवा रेड्डी इंदिरा गांधी की पर्सनल लेवल पे बिल्कुल भी ज्यादा बनती नहीं, तो मैं 36 का आंकड़ा लगा लो वो था। तो सीधी सी बात है, इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि भैया इन जो एन संजीवा रेड्डी है वो सिंडिकेट के मेंबर की जो पसंद है उनको तो वो किसी भी कंट्री से सपोर्ट नहीं करेगी। तो उन्होंने क्या करा कि अपने एक तरह से बदला लेने के सिंडिकेट नेताओं से, जो उस टाइम के जो भी वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उनको उन्होंने कहा कि आप भी क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते, आप भी लड़िए, आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़िए। उनको खड़ा कर दिया एन संजीवा रेड्डी के अगेंस्ट। ठीक है, इंदिरा गांधी सिंडिकेट नेताओं को समझ में आ गया कि इंदिरा गांधी ने उसको खड़ा किया। अब सिंडिकेट नेताओं को ये लगा कि इंदिरा गांधी जो है उनसे बिल्कुल बराबर का मतलब लड़ाई लड़ रही है, और सिंडिकेट नेताओं ने भी गलती की कि जिनसे पता है कि इंदिरा गांधी की नहीं बोलती उसी को तुम प्रेसिडेंट बना रहे हो। तो दोनों जो है आमने सामने आ गए थे, बिल्कुल मैदान में खुले रूप से आ गए थे। तो उन जो कांग्रेस के जो टॉप मोस्ट नेता थे सिंडिकेट, जिनका कांग्रेस पार्टी पे काफी ज्यादा दबदबा था, उन्होंने व्हिप जारी कर दिया। मतलब एक ऑर्डर होता है कि सभी पार्टी को के जो भी एमपी एमएलएस है उनको बोला कि आपको प्रेजेंट रहना है और आपको क्या करना है, बेसिकली किसको वोट देना है, जो एन संजीवा रेड्डी जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट है उनको सपोर्ट करना, उनको जिताना है, देश का प्रेसिडेंट बनाना है। ठीक है जी, इंदिरा गांधी को जब पता चला तो इंदिरा गांधी ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई, जितने भी एमपी एमएलएस है उनको कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो है वो मतलब उन्हीं को सपोर्ट करना है, आपको अपने अंतर मन की आवाज सुने, अपने आत्मा की आवाज सुने। और आत्मा की आवाज सुनने का मतलब, आई होप यू अंडरस्टैंड, कि आपको भैया वीवी गिरी को सपोर्ट करना है, क्योंकि वीवी गिरी को वोट देने का मतलब आप इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे हो, और एन संजीवा रेड्डी को वोट देने का मतलब है कि सिंडिकेट नेताओं को सपोर्ट करो, यानी कि आप किसके साथ जाना है ये खुले रूप से आपको देखना है। और आपको पता है कि पॉलिटिक्स हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, हर जगह उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। बाकी सबको समझ में आ गया था इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल करियर बहुत ब्राइट है, और सिंडिकेट नेता उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म है, वो काफी ओल्ड हो चुके थे, 1967 के इलेक्शन बुरी तरह से हार गए थे, उनके पास ना पावर थी किसी तरह की। तो सीधी सी बात है, सभी लोगों ने किसका सपोर्ट दिया, इंदिरा गांधी को। और वीवी गिरी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो जीत गए, और एन संजीवा रेड्डी जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे वो बुरी तरह से हार हुई। जबकि सिंडिकेट नेताओं ने कहा था कि भैया एन संजीवा रेड्डी की हार जो है वो मेरी हार है, इसका मतलब सिंडिकेट नेताओं की हार हुई और इंदिरा गांधी जीत गई, तो खुले रूप से दिख गया ना। उसके बाद कांग्रेस सिंडिकेट नेताओं को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया, और पार्टी से निकालने के बाद जो भी इंदिरा गांधी के सपोर्टर थे वो इंदिरा गांधी के साथ चले गए, कुछ सिंडिकेट नेता के सपोर्टर सिंडिकेट नेता के साथ रहे। तो कांग्रेस दो भागों में टूट गई, कांग्रेस ओ एंड आर। तो यही सबसे मेन जो बड़ा रीजन था। The Congress group led by the syndicate come to call the Congress organization, वो कहा गया, और जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस पार्टी थी जिसे कांग्रेस आर कहा गया, रिक्विजिशनिस्ट। तो इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्टेड हर स्प्लिट एंड आइडियोलॉजिकल। तो इंदिरा गांधी बड़े चालाकी से इस पावर स्ट्रगल को कहा ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, कि भैया कौन जो लोग है प्रो पुअर या प्रो रिच के में जो उनके आइडियाज है उनके बीच में डिफरेंसेस है। वैसे भी जब पढ़े लिखे बड़े समझदार लोग जब किसी का आपस में बनती नहीं तो वो ये थोड़ी कहते कि हमारी बननी नहीं होगी, हमारे विचार नहीं मैच करे, उसके विचार अलग है, मेरे विचार अलग है, और इसीलिए हम आप लोग अलग हो गए, सीधी सी बात है, ताकि चीजों को आसानी से दबा दिया जाए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है यहाँ पे आपको वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम को पता होना चाहिए, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, छोटे छोटे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखो आपको हर चीज वो पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड में होना चाहिए, ताकि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आप उसके बारे में लिख सको। बड़े बड़े 6 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जो इमरजेंसी में से आएंगे, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर से आएंगे, जो हमारे जो अभी जो एनडीए की जो प्रोग्राम एंड पॉलिसी उसमें से आएंगे। बट ये जो है टू पार्टी सिस्टम, कॉलिजन गवर्नमेंट, ठीक है, ये डिफेक्शंस क्या होते हैं, ये सब जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इसको रखना होता है कि अगर इसमें से कोई 2 नंबर क्वेश्चन आ गया तो हम इसलिए उसके बारे में 4 से 5 लाइन को आराम से लिख सकते। तो टू पार्टी सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। देखिए टू पार्टी सिस्टम होता है क्या, जहाँ पे मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है 2 होती है, जैसे कि अमेरिका या लंदन के अंदर देखा गया है। तो कह रहा है यहाँ पे, इसमें कह रहा है ना कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वन ऑफ द टू पार्टी टिपिकली होल्ड अ मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर, दोनों में से कोई इसकी पार्टी को बेसिकली मेजोरिटी मिलती है, और एक दूसरी अगर एक जीतेगी तो मेजोरिटी यानी रूलिंग पार्टी, दूसरी उसकी ऑपोजिशन, मेनली 2 ही पार्टी जो एक्टिव होती है। ठीक है, इन जनता पार्टी 1977 से 80 के बीच में एनडीए यूपीए प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो द यूएस हैज अनदर एग्जांपल अराउंड द वर्ल्ड हैज डिफरेंट मीनिंग। तो कह रहे हैं इसका एडवांटेज क्या है कि इजी टू गवर्न, देश चलाना आसान होता है, फास्टर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना हमारे लिए आसान होता है, और वोटर्स के लिए भी भैया चूज करना आसान रहता है। 2 ही पार्टी है, आपको 2 में से ही चूज करना है। लेकिन बुराई क्या है, सबसे पहले इट कैन नॉट टैकल इशू द माइनॉरिटी अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसके अंदर जो अदर जो बैकवर्ड होते हैं, जो पिछड़ी हुई सोसाइटी के लोग होते हैं, उनका जो ध्यान है वो इस तरफ नहीं जा पाता। दूसरा, लिमिटेड ऑप्शन फॉर द वोटर्स, चूज वन पार्टी, भैया हमें दोनों में से कोई भी पसंद नहीं तो कोई थर्ड ऑप्शन आपके पास है नहीं। और जहां पे टू पार्टी सिस्टम होती है, न्यू पार्टी के पास ऑप्शन भी बहुत कम होते हैं। देखो इंडिया के अंदर जो केजरीवाल है, इतने जल्दी आम आदमी पार्टी सक्सेस है, उसके पीछे से मल्टी पार्टी सिस्टम था। समझ में आया कि नहीं? अगर टू पार्टी सिस्टम है तो वहां पर बहुत दिक्कत हो जाती है, नई पार्टी के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे। तो कह रहे हैं इंडिया जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहां पे नेशनल बात करें या हम रीजनल बात करें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी डिपेंड लार्जली ऑन द सपोर्ट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। कि 1989 से 2014 के बीच की अगर हम बात करें तो जहां पे भी नेशनल लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनी तो रीजनल पार्टीज जो है उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और अगर अटल बिहारी वाजपेयी की आपको पता है जब उनकी सरकार गिरे भी थी तो रीजनल पार्टी जो है उन्हीं के वजह से गिरी थी, जब जो हमारी जो क्या नाम है उसका जयललिता जी ने अपना सपोर्ट छीन लिया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सरकार बनती है रीजनल पार्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली 1989 से 2014 के इलेक्शन को हम देखें तो कह रहे वेरियस पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन हैंड टू फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट एज अ सिंगल पार्टी एंड इसके अंदर जो भी इसको बहुत ज्यादा मतलब सभी लोग मिलकर काम कर सकते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग होते हैं उनको आपस में साथ लेकर चल सकते हैं। मल्टी पार्टी से रिफ्लेक्टेड टेंडेंसी, जिसमें के अंदर जितने भी अलग अलग ग्रुप के लोग होते हैं, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे ओबीसीज हो, चाहे बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हो, सभी को एक बार तरह से क्या मिलता है, मौका मिलता है अपनी बातों कहने के लिए और उसमें काम करने के लिए। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप इसमें से कर सकते हो। नेक्स्ट है अगर प्राइम मिनिस्टर, हम अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, उनका टेन्योर बहुत छोटा था, अप्रोक्स 1.5 साल तक उन्होंने काम किया। तो उसके बारे में 1-2 लाइन आपको जरूर पढ़ लेना है। जैसे कि मैंने बताया था कि वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री के जब नेहरू जी की डेथ हो गई थी, वो जब बीमार थे तभी भी वो बेसिकली यही काम को देखते थे, और जब उनकी डेथ हो गई तो ये एक ऐसे नेता थे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, यानी कोई कॉन्ट्रोवर्सी इनके ऊपर नहीं थी, बहुत ज्यादा सच्चे ईमानदार नेता थे। तो ही वॉज नोन सिंप्लिसिटी एंड कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल। वो इतने ज्यादा मतलब सिंपल और अच्छे इंसान थे कि जब एक बार वो रेल मिनिस्टर थे और रेल में एक एक्सीडेंट हो जाने के कारण उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया कि भैया मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। सोचो कितनी बड़ी बात है, आज के टाइम पे हम नेताओं से रिजाइन मांगते हैं कि रिजाइन दो, वो देते नहीं, उन पे कान पे जू तक नहीं रेंगते, लेकिन उन्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बहुत बड़ी बात है। ऐसे करने के लिए बहुत बड़ा दिल भी चाहिए। तो कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर बने 1964 से 1966 तक वो बने रहे। उसके बाद आपको पता होगा 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तो उसके बाद उनके देश में जो एग्रीमेंट से ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से साइन करने के लिए गए थे, और वहीं पे जो है उनकी डेथ हो गई थी अचानक जिस दिन साइन किए अगले दिन। तो एक बहुत दुखद की बात, और आज तक किसी को पता नहीं चला कि आखिर उनकी डेथ क्यों हुई, कैसे हुई। बहुत बड़ी बात है कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश में जाता है, वहां पर उसकी सडन डेथ हो जाती है, कोई पोस्टमार्टम नहीं होता और किसी को कोई रीजन तक आज तक पता नहीं चला है। तो ये एक बहुत बड़ी, आपने देखा होगा विवेक अभिनेत्री की जो मूवी के अंदर भी दिखाया गया ताशकंद फाइल्स के अंदर। तो अगर टाइम मिले तो उस मूवी को जरूर देखिएगा, आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है कि शास्त्री जी की हम बात करें तो उसके टाइम पे उनके टाइम पे दो मेन प्रॉब्लम आई थी। एक तो 1965 का वॉर पाकिस्तान के साथ, और दूसरा जो फूड क्राइसिस, क्योंकि मानसून फेल होने के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी।
तो शास्त्री जी ने ही मेन फेमस स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा था हमारे देश के 2 पिलर है और यही दो जो पिलर है वो देश की जो ढाल उन्हीं के हाथों में होती है। एक जवान जो देश की रक्षा करने का जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है, चाहे सर्दी गर्मी बरसात हो, वो जिस तरह से अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते। दूसरे जो जवान किसान है जो कि भारत का लोगों का पेट भरते हैं, तो उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ये फेमस स्लोगन दिया था, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो भी हमारे दोनों ही प्रॉब्लम को बड़े अच्छे तरीके से जवान और किसान ने उसको हैंडल किया था। तो शास्त्री जी की प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो गई थी 10 जनवरी 1966 को, जब अचानक उनकी ताशकंद में डेथ हो गई थी, ताशकंद एग्रीमेंट को साइन करने के अगले दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सिंडिकेट, व्हाट रोल द सिंडिकेट प्ले इन द कांग्रेस पार्टी। तो सिंडिकेट का मतलब ही पता होना चाहिए। अभी कुछ बच्चों को कमेंट आया था मैम सिंडिकेट क्या है, बच्चे अपनी बुक पढ़ी आपको पता ही नहीं सिंडिकेट क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंडिकेट बेसिकली है क्या, किसी नेता का नाम सिंडिकेट नहीं है। सिंडिकेट का मतलब एक ग्रुप पॉपुलर इन्फ्लुएंशियल लीडर, कांग्रेस के अंदर जो कुछ लोग थे, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, उनके जो ग्रुप बने हुए थे समझे पॉपुलर नेताओं के, उनको सिंडिकेट कहा गया। जो कांग्रेस के अंदर ही थे, जो कांग्रेस की पार्टी में जो डिसीजंस होते थे यानी कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, बड़े बड़े डिसीजन जो वो उन्हीं सिंडिकेट नेताओं के द्वारा लिए जाते थे। तो कह रहे सिंडिकेट कंसिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस्ड मेजर लीडर हु प्ले अ मेजर रोल इन द इंस्टॉलेशन ऑफ इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में इन सिंडिकेट नेताओं का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ था। दे कैन दे एक्सपेक्टेड हर टू डिपेंड ऑन देयर गाइडेंस एंड एडवाइस, और इसीलिए बनाया भी था क्योंकि मैंने कहा था वो उन पर डिपेंडेंट रहेगी बेसिकली अपने पावर को रिटेन करने के लिए उनके। नेक्स्ट है कि हाउ डिड द कोलिजन लाइक कैरेक्टर कांग्रेस पार्टी गिव अनयूजुअल स्ट्रेंथ। देखिए आज की कांग्रेस पार्टी और उस टाइम की कांग्रेस पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। वो तो जब इंदिरा गांधी की खुद एक पर्सनल घर की पार्टी बन गई तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर हो गया, वो घर की पार्टी बनकर रहेगी। लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस पार्टी थी बहुत ज्यादा स्ट्रांग पार्टी थी, अलग अलग आइडियोलॉजिकल, अलग अलग सेक्शन, अलग क्लास के लोग थे। और अगर एक दूसरे से लोगों के कई बार विचार नहीं भी मिलते थे या आपस में किसी बात को लेकर कोई कंफ्लिक्ट भी होता था, तो लोग पार्टी के अंदर ही रहते थे, पावर स्ट्रगल करते थे, लेकिन पार्टी छोड़ के नहीं जाते थे, बहुत ही लॉयल थे पार्टी के टूवर्ड्स। बाद की जो कांग्रेस थी वो बिल्कुल ही अलग हो गई। आज की कांग्रेस तो खैर केवल एक ही लोग की पार्टी रह गई, वो है सोनिया गांधी की पार्टी। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कोलिजन लाइक कैरेक्टर जो था कांग्रेस पार्टी का, बहुत ही एक उसकी मजबूती शक्ति का मेन रीजन भी था, तो बिल्कुल सही। लेकिन कोलिजन एकोमोडेट ऑल दोज हु ज्वाइन इट, हेल्प इन स्ट्राइकिंग बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट इशू। जितने भी इश्यूज थे सभी पे उन्होंने बड़े अच्छे से बैलेंस बनाए रखे थे। ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस, अंदर मतलब इंटरनल कोई डिफरेंसेस भी होते थे तो भी वो लोग आपस में बड़े ही अच्छे तरह से एकोमोडेट करके चलते थे। इट हेल्प द कांग्रेस रिटेन पार्ट इनसाइड इफ ग्रुप वाज नॉट हैप्पी। अगर पर्टिकुलर ग्रुप के लोग हैं जो खुश नहीं है कांग्रेस में पावर से पोजीशन है, बट फिर भी वो आपस में अंदर रहकर पावर स्ट्रगल की लड़ाई करते थे, पार्टी छोड़कर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। इंटरनल जो फैक्शनिस्ट होते हैं, फैक्शनिस्ट मतलब वो लोग होते हैं जो मतलब किसी पार्टी से खुश नहीं होते अपने पावर से पोजीशन से, उनको लगता है कि उनको और ज्यादा पावर मिलना चाहिए, तो पार्टी के खिलाफ वो कई बार बोलते हैं, बट वो पार्टी के अंदर ही रहते, पार्टी छोड़कर नहीं जाते। तो वही एक कांग्रेस की जो थी बेसिकली वो अच्छाई थी। तो ये हम पढ़ ही चुके हैं कि कांग्रेस के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे 1952 में, उसको 2 बार पोस्टपोन क्यों किया गया था, कर चुके हैं, अभी चाहे तो देख लेते हैं। 17 करोड़ जो एलिजिबल वोटर थे उस टाइम पे, 3200 एमएलए थे, 489 मेंबर्स थे लोकसभा के, लेकिन भैया इसमें से केवल 15% ही लोग थे जो लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। यहाँ पे पढ़े लिखे भी कोई अच्छे ऊपर पढ़े लिखे नहीं, जिनको लिखना और पढ़ना आता था उन्हीं को लिटरेट कहा गया। तो क्या रहा है कि ऑन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ रूल्स नेम ऑफ नियरली 40 लाख वुमेन्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द लिस्ट, और जो वुमेन्स के नाम थे वो फला की बेटी है, इसकी वाइफ, इस तरह से थे, तो इस तरह से वोटिंग नहीं हो सकती है। तो बहुत दिक्कत थी, ना तो उनके पास ट्रेंड स्टाफ थे, तो इसीलिए 2 बार इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया ताकि तैयारी ठीक से किया जा सके, क्योंकि आज से पहले डेमोक्रेसी भारत में थी ही नहीं। तो कोई भी चीजें पहली बार होती है तो भैया उसके लिए प्लान करना पड़ता है, थोड़ा वक्त लगता है, और ठीक से सिस्टमेटिकली सभी चीजों को पूरा विश्व जो हमारे तरफ देख रहा था, तो हमको प्लान तरीके से करना था ताकि हम दिखा सके देश में कि भारत या भारत जैसे दूसरे देश जो गरीब है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, या बेरोजगारी या इलिटरेसी बहुत ज्यादा, तो वहां पे भी डेमोक्रेसी सक्सेस हो सकती है अगर आपके अंदर सच में चाह हो। तो इसीलिए हमने बड़े प्लान से अच्छे तरीके से किया था ताकि हमारे पूरी विश्व की नजर जो भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर थी। नेक्स्ट है यहाँ पे एक एक्सप्लेन 2 फीचर्स ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। कल भी मैंने बताया था कोलिजन गवर्नमेंट क्या होते हैं, बार बार बताने का मतलब यही होता है कि आपके ब्रेन में वो चीजें बार बार याद रहे, क्योंकि सुनकर चीजें अच्छे से याद हो जाती है। तो कोलिजन गवर्नमेंट का मैंने बताया था, जब किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो बहुत सारी पार्टीज आपस में मिलकर जो सरकार बनाते उसे कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। तो इसके जो कह रहे हैं वेरियस स्मॉल पार्टी यूजुअली प्ले क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग कोलिजन गवर्नमेंट। बताया कि बहुत जो रीजनल पार्टीज है, स्मॉल पार्टीज है, वो 1989 के लेकर 2014 तक देखेंगे तो उनका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है सेंटर में गवर्नमेंट बनाने का। तो कह रहा है पोजीशन ऑफ हेड गवर्नमेंट यूजुअली रिमेन वीक, लेकिन ऐसे में जब कोलिजन गवर्नमेंट बनता है तो जो चाहे पीएम हो या सीएम हो,
उनका जो पोजीशन होता है काफी कमजोर हो जाता है। वो बेसिकली जो हमारे कहते हैं ना सहयोगी या अलाइन पार्टी होते हैं, अलायंस पार्टी होते हैं, उनको खुश करने में सारा टाइम चला जाता है, हम अच्छे से काम नहीं कर पाते। अभी आपने देखा 2014 से में या 2019 में जो नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े फैसले लिए, जैसे 370 हटाने की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे जो राम मंदिर हो, चाहे मतलब जो भी सीएआर लेके आए एनआरसी, वो सभी इतने बड़े फैसले क्यों हो पाए? क्योंकि उनकी क्लियर मेजोरिटी की सरकार है। अगर कोलिजन गवर्नमेंट होता तो शायद देश के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी है वो भी इतने अच्छे से काम को नहीं कर पाते, वहां से कोई समर्थन जीता, वहां से कोई उनको खुश करने के लिए अपनी, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश हमें जनता को ही करना चाहिए कि क्लियर मेजोरिटी की सरकार को चुने ताकि देश में अच्छे काम हो सके। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्शन द टर्म ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो डिफेक्शन देखो मैंने कहा सिंडिकेट, डिफेक्शन, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो 2 नंबर में इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ना द चेंज ऑफ पॉलिटिकल लॉयल्टी बाय एन इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नोन एज अ डिफेक्शन। समझ में? He when elected public representative leave his political party join the other party due to the personal join the party due to the personal political difference make new party to vote against the। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि आपने किसी एक पार्टी का चिन्ह यूज किया, उस सीट से आप लड़े हो और जैसे ही आप जीत जाते हो, समझ में आए, उसके बाद क्या करते हो आप पार्टी को छोड़कर या दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर ले ताकि आपको ज्यादा पावर पोजीशंस मिले, तो सेम डिफेक्शन कहती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, अपने बहुत ज्यादा स्वार्थी होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। तो डिमेरिट्स क्या है कि अपॉर्चुनिस्ट एंड अनएथिकल पॉलिटिकल एंटी डिफेक्शन हेल्प रिमूविंग एंटी सोशल एलिमेंट्स एक्टिव पॉलिटिक्स। कह रहे बाइंग ऑफ पार्टी डिफेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंक्रीज पॉलिटिकल करप्शन। कि मान लो कि दूसरे पार्टी जो उनको खरीद लेती है, एमएलए एमपी को देखो अपने पैसे देकर, तो ये जो करप्शन पॉलिटिकल करप्शन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। तो इन चीजों को हमको नहीं सपोर्ट करना चाहिए। 1985 में हमारे देश की सरकार ने, हमारे कोर्ट ने रूल भी बनाया कि इस तरह आप बार बार पॉलिटिकल पार्टी को शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर इस तरह करते हो तो आपको जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, उसी को चाहे जो प्रेसिडेंट है उस पार्टी को वो खत्म कर सकता है। तो बहुत जरूरी भी थी पार्टी के टूवर्ड्स आपकी लॉयलिटी को रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट हैव क्रिएटेड डिवीजन इन पॉलिटिकल पार्टी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बिकम विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। यानी कि अभी आपने इसको सपोर्ट कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी रूल बन गई, फिर आप महीने 2 महीने के बाद क्या करते हो, उनकी पार्टी का सपोर्ट छीन के दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर देते हो, उनमें सरकार बना देते हो। तो इससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिला गया और बहुत बार जो कांग्रेस पार्टी ने इसका फायदा उठाया। तो पॉलिटिकल पार्टी हैव बिकम द इररिस्पांसिबल एंड देयरबाय पीपल हैव स्टार्टेड लूजिंग फेथ इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर लीडर्स। इस तरह से काम करोगे तो आपकी जनता के बीच में जो इमेज है वो भी खराब होता है। बार बार इलेक्शन में पैसा वेस्ट होता है, टाइम की बर्बादी होते हैं, प्रोग्राम पॉलिसी बीच में रुक जाते हैं। तो इसीलिए इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लॉ बनाकर इसको बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट भी करा रही है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो डोमेस्टिक रिसर्जेंस है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि नेशनल इमरजेंसी 6 नंबर में आने के बहुत चांसेस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या, डिस्कस द इम्पैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड इन इंडिया। देखिए आपको पता है गवर्नमेंट के 3 अंग है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। ये तीनों ही इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, काम करते हैं। पर जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में फिर भी एक दूसरे से मिलकर काम कर सकते हैं कि लॉज बनाने का काम जो है वो लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूशन का काम होता है जो भी लॉज बने उनको एग्जीक्यूट कराना, ठीक है, उसको फॉलो कराना। पर जुडिशरी को हमेशा से इंडिपेंडेंट रखा गया ताकि वो फ्रीली काम कर सके, देश में सही फैसले ले सके। लेकिन पहली बार हमने देखा कि जो इंदिरा गांधी के टाइम में जो गवर्नमेंट थी उनकी पहली बार जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव के साथ जो भी उनके कन्फ्लिक्ट हुए, उनके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आई थी वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे आखिर वो क्या रीजन थे। तो कह रहे थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ब्राउट इन मैनी चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिक्लेयर दैट इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। तो हमने देखा था 1973 में इलाहाबाद कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया था इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था 1971 का वो इनवैलिड था, क्योंकि आपको पता है कि रूल के अकॉर्डिंग इलेक्शन में कोई भी जो कैंडिडेट है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या गवर्नमेंट व्हीकल्स होते हैं, गवर्नमेंट चीजों का यूज नहीं कर सकते। बट इंदिरा गांधी ने बहुत बुरी तरह से उनको यूज किया अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए और जिसके कारण उनका जो भी इलेक्शन था उसको इनवैलिड करार दे दिया गया था। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया जिसके अंदर उनका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि बिना किसी रीजन के लोगों को जो उन्होंने जेल में भरा था ये उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब अपने पावर का मिसयूज किया था। द गिव प्रेफरेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ द फंडामेंटल राइट। आपको सबको पता है फंडामेंटल राइट हमारे मौलिक अधिकार होते हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट होते हैं वो सरकार जो है बेसिकली वो एक तरह से उनको इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सजेशंस होते हैं, आपको ये फॉलो करना है। बट वो फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं होते। फंडामेंटल राइट अगर आपको कोई वायलेशन करता तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, आप कोर्ट में जाकर उनके लिए डिमांड कर सकते हो, बट जो भी आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें आप नहीं जा सकते।
ठीक है, वो सजेशंस होते हैं सरकार को कि अच्छे से कैसे देश को चलाना है। बट वहां पे अब देखो फंडामेंटल ड्यूटी जो फंडामेंटल राइट्स के कंपेरेटिवली उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया। क्या ड्यू टू दिस प्रोविजन ऑफ एनी पर्सन कुड बी डिप्राइव्ड इवन द फंडामेंटल राइट्स। सो दिस अमेंडमेंट कंप्लीटेड उसको जो जुडिशरी है उसको उन्होंने काफी ज्यादा कमजोर कर दिया। सेम टाइम इमेंस पावर वर गिवन टू द लेजिस्लेचर को जरूरत से ज्यादा पावर दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट के काम में पहली बार उनको कम करने की कोशिश की, उनके पावर को लिमिटेड करने की कोशिश की गई। द गवर्नमेंट ऑल्सो लिखा है ना कि सप्रेस द प्रैक्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस। उसके बाद जब चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट आई तो हमारे देश में जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है सीनियोरिटी की बेसिस होती है। उस टाइम पे सबसे सीनियर जो भी जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया था। बट इंदिरा गांधी ने समझा, क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ अगर कोई भी जाता था, चाहे वो जज हो चाहे कोई भी हो, तो उसका जो बदला है इंदिरा गांधी जी बहुत आराम से अच्छे से ले लेती थी। इसीलिए उन दो जजेस को साइड करके जो उनके जो जूनियर जज थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएगा। जो पहली बार ऐसा देखा गया इतिहास में, तो उसकी बड़ी निंदा की गई कि किस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जुडिशरी के कामों में इंटरफेयर कर रही है, अपने पर्सनल चीजों को देख रही है। जबकि आपको पता है पर्सनल जो चीजें होती है हमारी वो अलग होता है और जो ऑफिशियल चीजें होती है उसको अलग होता है। बट वो इंदिरा गांधी उनको मिला दिया था और ये लोगों का क्लियर एक मैसेज दिया था, चाहे वो जिस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो, अगर वो इंदिरा गांधी के खिलाफ जाएंगे तो भाई इंदिरा गांधी के खिलाफ एक्शन जरूर लेगी। तो ये बहुत ही गलत मैसेज देश में गया था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे, जैसे पार्लियामेंट द टर्म ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने जो है 5 साल से 6 साल बढ़ा दिए थे। जैसे इलेक्शन होता है ना 5 साल, उसके बाद उन्होंने 6 साल कर दिए। उसके बाद इमरजेंसी के दौरान उन्होंने जिस तरह से लोग फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिए थे, ना तो वो कोर्ट में जा सकते थे ना फिर फंडामेंटल राइट्स को ले सकते थे। तो जुडिशरी डिलीवर वेरियस कंट्रोवर्शियल जजमेंट डिड नॉट परफॉर्म इट्स रोल प्रॉपर्ली। वो अपने काम को ठीक से जुडिशरी नहीं कर पा रहे थे। नो कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ प्रिवेल। दिस वाज कॉल्ड द डार्क पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी। जहां पे पता ना हमेशा हम उसको ब्लैक मार्क कहते हैं हमारे इतिहास का भी, इससे बुरा तो देश में कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। नो मीडिया का ना, मीडिया को फ्रीडम नहीं था, अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया था, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव जो है उसको हटा दिया गया था, इसको एक साथ मिला दिया गया था। तो विद जुडिशरी नॉट कीपिंग चेक ऑन द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव, वैसे आपको पता है ना कि जो उस पर चेकिंग करती है, ध्यान देती है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी ऐसे अमेंडमेंट करती है तो फाइनल जो रिव्यू होता है वो किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। बट उन्होंने 42nd अमेंडमेंट करके उन्होंने जुडिशरी रिव्यू को भी खत्म करा दिया। तो इतने सारे चेंजेस कर दे जिससे कि जो जुडिशरी है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने कम करने की कोशिश की। और उसके बाद जो सीनियर जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसके अंदर उन्होंने इस तरह से इंटरफेयर करके बहुत ही गलत मैसेज देश को दिया और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो रिलेशनशिप है काफी ज्यादा खराब देखने को मिला। नेक्स्ट है कि वेरियस इश्यूज रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी 1975। डेट बहुत ज्यादा याद रखना कि 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था। और इससे पहले कभी इमरजेंसी नाम की चीज, इमरजेंसी लगा था लेकिन वो जो इमरजेंसी था वो इस इमरजेंसी से बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। तो कह रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से इश्यूज है। सबसे पहले मैंने कहा अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स अंडर रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस। सबसे पहले जितने भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन थे जो इंदिरा गांधी के इस बात से सहमत नहीं थे, प्रेस जितने भी मीडिया हाउसेस थे उन सभी को उन्होंने जेल में डाल दिया। द इमरजेंसी डायरेक्टली अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल इन मैनी केसेस। बहुत सारे जो लोग थे, जो आम जनता थी, उनके लाइफ को बहुत इफेक्ट किया। सबसे पहले जो उनके फंडामेंटल राइट्स थे वो सस्पेंड कर दिए गए, टॉर्चर्स हुए, कस्टडियन डेथ, कस्टडी में लेके लोगों को मारा गया। बहुत लोगों को तो पता ही चला कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, द रीजन वाज द डिक्लेयर इमरजेंसी। और 1975 से पहले कभी भी इसको ग्राउंड बनाकर देश में इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई थी। पहले भी हुई थी, 1962 में हुई थी, बट उस टाइम पे सडनली चाइना ने हम पे अटैक कर दिया था। तो जो हमारे वॉर के टाइम पे भी सरकार इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है, बट इस तरह की सिचुएशन नहीं थी जो की सरकार ने अपने पावर का मिसयूज उस बड़े लेवल पे किया। नेक्स्ट है ऑल्दो द गवर्नमेंट ऑर्डर्स दैट द डेमोक्रेसी अपोजिशन पार्टी मस्ट अलाउ द इलेक्टेड रूलिंग पार्टी टू गवर्न अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। और उन्होंने कहा कि देखो भैया हम चुनकर आए, हमें जनता ने चुना, तो हमें ठीक से काम करने दो। और आप बार बार जो है प्रोटेस्ट करोगे, सरकार के खिलाफ जाओगे तो आप अपने काम नहीं कर पाएंगे। तो फेल्ट दैट फ्रीक्वेंट रिसोर्स ऑफ इटिगेशन, प्रोटेस्ट एंड कलेक्टिव एक्शन नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। इस तरह से सरकार के विरोध का आप जाओगे, काम नहीं करने दोगे तो डेमोक्रेसी में ठीक नहीं, हमें जनता ने चुन के दिया तो हमें काम करने दो, समझ में। तो सपोर्टर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को ऑल्सो दैट डेमोक्रेसी वन कैन नॉट कंटिन्यूअसली एक्स्ट्रा पैरामिलिटरी पॉलिटिकल टारगेटिंग द गवर्नमेंट। भाई आपको ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन के एक्स्ट्रा पावर्स नहीं होता कि हमेशा वो जो भी रूलिंग पार्टी उसको टारगेट करते रहे। तो इससे क्या होगा, जो इनस्टेबिलिटी होगी, हमारे जो भी रूटीन के टास्क होंगे काम नहीं हो पाएंगे, जो भी हमने जनता से वादे किए थे, प्रोग्राम पॉलिसीज बनाए थे वो नहीं पूरे हो पाएंगे। तो जो उनके सपोर्टर थे इमरजेंसी के उन्होंने ऐसे दलील दी थी, बट जो उनके क्रिटिसाइज करने वाले थे इमरजेंसी उन्होंने भी कहा कि भैया पहली बात तो देश में कोई इतने बुरे सिचुएशन थी नहीं कि देश में इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए।
और अगर थे तो कभी जो होम मिनिस्टर साहब है उन्होंने तो कभी ऐसा कंसर्न नहीं दिखाया, कभी चिंता नहीं दिखाया। और अगर मान लो ऐसे सच में प्रॉब्लम थी कि जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, सबसे बड़ी बात है प्रोटेस्ट जो थे नॉन वायलेंस तरीके से थे, और हमें अंग्रेजों के टाइम में जब आज मतलब हमको प्रोटेस्ट करने का अधिकार था सरकार, ठीक है, तो आज तो हमारा खुद का देश है, आजादी है, डेमोक्रेसी में ये अधिकार तो सभी को मिला हुआ है। तो फिर अगर आपके अंदर प्रॉब्लम भी तो बहुत सारे रूटीन के आपके पास पावर हो तो उनका इस्तेमाल कर सकते थे आप, ठीक है, जिससे कि देश में शांति बनाए रखे। पर इमरजेंसी जैसी चीजें बहुत बड़ी बात है, इस तरह आप देश में सिर्फ छोटी सी बात के लिए नहीं लगा सकते, तो काफी सरकार को घेरा गया था अपोजिशन के द्वारा। नेक्स्ट है कि नेम द लीडर हु लेड पीपल्स मार्च टू पार्लियामेंट इन 1975 एंड स्टेट एज टू व्हाट वाज यूनिक अबाउट दिस मार्च। कि भैया सबसे पहले तो उस नेता का नाम बताना है कि जो डायरेक्ट पार्लियामेंट तक गए थे 1975 में, वही इमरजेंसी देश में जो करप्शन पॉलिटिकल हो चल रहा था उसी के खिलाफ। तो उन नेता का नाम था लोक नायक जयप्रकाश जेपी, जनता ने प्यार से जेपी बोल दी थी, लोक नायक लोगों का हीरो, तो किसी भी नाम से हमको जान सकते हैं। तो कह रहा है सबसे बड़ी सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैलीज थी जो कि बेसिकली उस टाइम पे कैपिटल में हुआ था। नेक्स्ट है इवैल्यूएट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या थे इमरजेंसी डिक्लेयर होने के, और क्या हमने सबक सीखी, क्योंकि भैया जब कोई भी चीज देश में पहली बार होगी तो हमको सबक भी तो आएगा। तो हमने उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट किए ताकि आगे की जो सरकार है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस को हथियार बना के, जिस तरह इंदिरा गांधी की सरकार ने पर्सनल बेनिफिट के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगाया, अपने पावर का मिसयूज किया, वही नहीं बल्कि जो उनके सपोर्टर थे, उनके बेटे थे जो अनऑफिशियली कोई पावर पोजीशन में थे, उन्होंने भी अपनी शक्ति का जो दुरुपयोग किया, उनसे सबक ली हमने और बहुत सारे उसमें चेंजेस किए, तो भी वो भी दोनों सीखेंगे। तो पहला कॉन्सिक्वेंस पढ़ लेते क्या परिणाम हुआ। सबसे पहले जो प्रोटेस्ट स्ट्राइक को बैन कर दिया गया, बहुत सारे जो लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स वर्कर ऑपोजिशन पार्टी थे उनको उठाकर जेल में डाल देगा। गवर्नमेंट ने जो बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज किया, जिसके अंतर्गत लोगों ने बिना किसी मतलब कमिट के, यानी कि किसी ने कोई क्राइम नहीं किया, बस शक मात्र होने पे कि भैया ये बंदा क्राइम कर सकता था, उसे उसको हथियार बना लो, और कोई सबूत भी शो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप पुलिस को शक है कि भैया ये क्राइम कर सकता था या देश के लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर सकता, देश की शांति को खराब कर सकता, उसको पकड़ के जेल में डाल दो, सिर्फ इसको ग्राउंड बनाकर। तो बड़ी मात्रा में इसमें जेल भरे गए। जो कह रहा है उसके बाद जो भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया था गवर्नमेंट ने, प्रेस को सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब है कि गवर्नमेंट की मर्जी के बिना प्रेस में कुछ भी नहीं छपेगा, तो बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया था और बहुत सारे मैगजीन में तो सरकार के मतलब सपोर्ट में लिखने के बजाय उन्होंने अपने न्यूज़पेपर ही बंद कर दिए, कुछ लोगों ने ब्लैंक ही पेपर इशू किए। तो यहाँ पे क्या ना, जो न्यूज़पेपर लाइक इंडियन एक्सप्रेस स्टेटमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंसरशिप बाय लिविंग ब्लैंक स्पेस, खाली पेज उन्होंने छोड़कर लोगों तक पहुंचाया। मैगजीन जो सेमिनार थे मेन स्ट्रीम, तो उन्होंने कहा कि खुद को बंदी कर लिया सेंसरशिप को लगाने। बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने लिखा ना राइटिंग अगर जो इमरजेंसी खिलाफ लिखते तो उनको क्या कर दिया, जेल में डालकर अरेस्ट किया। सो पार्लियामेंट्री हाउस बहुत सारे चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता था, क्योंकि इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर हो चुके थे हाई कोर्ट से, तो इसीलिए चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया जाए, उनके इलेक्शन को कोर्ट में चैलेंज ही ना कर सके, और वो इस तरह से खुद को अपना बचाने कर रही थी। नेक्स्ट ड्यूरेशन था लेजिस्लेचर का, उसको बढ़ाकर 5 से उन्होंने 6 साल कर दिया, हालांकि बाद में उसमें फिर से दोबारा 5 साल कर दिया गया था। तो ये तो हो गई कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या चीजें हुई। अब हमने इमरजेंसी से क्या सीखा, क्योंकि जब कोई पहली बार चीजें होंगी तो भी हम कुछ ना कुछ तो सीखेंगे भी। तो सबसे पहले कि इमरजेंसी के बाद हमने कुछ रेक्टिफाई किया, कुछ चीजें हमने सीखी। सबसे पहले हमने सीखी कि भैया सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस को हथियार बनाकर कोई भी सरकार आगे इमरजेंसी डिक्लेयर ना करे। उसको क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटरनल भैया उसी कंडीशन में देश में इमरजेंसी लगेगी जब आर्म रिबिलियन हो जाए। आर्म मतलब कि अगर हमारे आर्मी जो है वो हथियार उठा ले, सशस्त्र हथियार उठा ले और वो सरकार के खिलाफ हो जाए, सरकार उन्हें ऑर्डर करे, वो मानने से मना कर दे कि हम तो बिल्कुल भी तुम्हारे ऑर्डर को नहीं मानेंगे, तो ऐसे में इमरजेंसी लगाए, जिसका और किसी भी कारण से देश में इमरजेंसी नहीं लगाया जा सकता। समझ में आ गया। और वो भी जितने भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लिख जो रिटर्न है वो प्रेसिडेंट को देंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट देश में इमरजेंसी लगाएगा। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में सिर्फ इंदिरा गांधी ने फोन किया जी प्रेसिडेंट को, चलो आपको देश में इमरजेंसी लगानी है, लगा दी गई। उसके बाद सुबह मीटिंग हुई मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, बट यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले उनको रिटर्न देना पड़ेगा तब जाके इमरजेंसी लगेगी। समझ आए। सो इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टी। जब लोगों के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया गया, उनको कोई भी कोर्ट जाने का अधिकार नहीं मिला, ठीक है, तब उसके ऊपर बातचीत की गई अगर कभी ऐसा होगा तो कैसे हम अपने आजादी को बचा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो रूलिंग पार्टी है और जो ऑपोजिशन है उसमें किस तरह से करेक्ट बैलेंस बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि देखो देश में हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ धरने नहीं दे सकते, सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, बिल्कुल उठा सकते, डेमोक्रेसी भी है, सबको भाषा की अभिव्यक्ति है, सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सभी को बोलने का अधिकार है। बट बार बार सरकार को टारगेट करना, प्रोटेस्ट करना, एटिगेशन करना,
ठीक है, ये चीजें भी उतनी ठीक नहीं है कि सरकार फिर अपने काम कैसे कर पाएंगे। तो हमको पीसफुल तरीके से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और सरकार को भी चाहिए कि आप जो है लोगों की बात सुने, अपनी मनमानी ना करते, करेक्ट बैलेंस आपको बनाकर चलना है ताकि काम भी हो सके और जनता जो अपनी बात जो है सरकार को कह भी सके। नेक्स्ट है कि फैक्टर लीड टू द डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी ऑफ इंडिया 25 जून 1975। देखो तीनों चीजें आपको क्वेश्चन याद करना है, इमरजेंसी लगा क्यों, उसके परिणाम क्या हुए और क्या सबक सीखी। देखो इनमें से कोई भी एक या दो टॉपिक जरूर क्वेश्चन में आएंगे, तो हमको तीनों ही चीजों को लेकर चलना है। पहला सबसे पहले कि आखिर इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर किया गया, तो बिहार और गुजरात मूवमेंट। आपको पता होगा कि ये जो एक टाइम था 1974-75 का टाइम बहुत ही क्रूशियल पीरियड था इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देश में 1971 में वॉर हुआ, वॉर के बाद चीजें बहुत बुरी हो गई, चीज में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो लिखा है स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द राइजिंग प्राइस अगेंस्ट एस्टैब्लिश गवर्नमेंट इन दिस स्टेट। और स्पेशली जो बिहार और गुजरात में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर जो हालत थी वो बहुत बुरी थी, और जो प्रोटेस्ट को ठीक से स्टेट गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पा रही थी। जॉर्ज फर्नांडिस ने बेसिकली जो नेशनल वाइड स्ट्राइक कर दिया, रेलवे के ऑल जितने भी रेलवे में पहली बार स्ट्राइक हुआ था, उनकी डिमांड बेसिकली क्या थी, गवर्नमेंट में प्रेशर डालना था तो शट डाउन द बिग इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड हैवॉक इन द कंट्री। भैया सोचो, रेलवे अगर ना चले तो देश में सामान एक दूसरे से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, लोग कैसे जाएंगे, तो ये जो आम लोगों के जनजीवन होता है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो तीसरा डिक्लेरेशन मैंने कहा था 1971 का जो इलेक्शन था उसको इनवैलिड कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने एक मासिव डेमोन्स्ट्रेशन उनके रेजिग्नेशन के खिलाफ उठाया और बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई, और उन्होंने एक चीज और बोल दिया रामलीला मैदान से कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, आर्मी है, वो सब इंदिरा गांधी के फैसले जो ऑर्डर है उनको मानने से इनकार कर दे। तो ये जो है इसके कारण उनको हालांकि केस भी बना था इन पे कि आप आर्मी को जो है सरकार के खिलाफ नहीं भड़का सकते, बहुत गलत बात है, समझा कि नहीं, कि सरकार के ऑर्डर को फॉलो करना हर गवर्नमेंट ऑफिसर और जो भी हमारी आर्मी है उनकी ड्यूटी है, वो मानने से मना नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे देश में अभी भी लिखा हुआ है कि अगर आर्मी रिबिलियन हो जाए, वो विद्रोह कर दे, तो वो देश में इमरजेंसी लग सकती है। तो ये जो चीज थी वो ठीक नहीं थी। उसके बाद कह रहा कॉल ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन जयप्रकाश नारायण अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट इन दिल्ली, और इसके बाद उन्होंने लोगों को अवेयर किया और बहुत बड़ी रैलीज निकाली दिल्ली के अंदर। तो जयप्रकाश नारायण अनाउंस नेशन वाइड सत्याग्रह फॉर रेजिग्नेशन, और उन्होंने कहा आर्मी पुलिस एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट टू ओबे इलीगल इमोरल ऑर्डर। उन्होंने कहा ये जो इलेक्शन है, जो आपकी प्राइम मिनिस्टर बनी है वो गलत तरीके से बनी है, उनका जो इलेक्शन ही इनवैलिड है, और अगर एक इनवैलिड इलेक्शन के दम पर अगर देश में कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसके ऑर्डर को मानना हम सबकी जो है वो जिम्मेवारी नहीं है। उनको तुरंत रिजाइन देना चाहिए, देश में फिर से इलेक्शन कराने चाहिए। तो जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो भी बिल्कुल ठीक थे, वो चाहते देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, पॉलिटिकल करप्शन बहुत ज्यादा उस टाइम पे बढ़ गया था। तो यहाँ पे वो क्या क्या चीजें याद रखनी है कि आखिर क्यों हुए इमरजेंसी। तो बिहार और गुजरात के जो प्रोटेस्ट रिस्पॉन्सिबल थे, जो रेलवे स्ट्राइक बड़े लेवल पे हुए थे, इंदिरा गांधी का 1971 का जो इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था, और उसके बाद जो कंप्लीट रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी ने जो रेजिग्नेशन की डिमांड करी पुलिस आर्मी को, उन्होंने कहा कि इनकी बातों को नहीं मानना है। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल थे देश में इमरजेंसी के। नेक्स्ट है कि एसेस एनी 3 हैपनिंग व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन 1977। सीधे सी बात है, इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा काम किया था 1975 में, देश में इमरजेंसी लगा दी थी, 18 महीने तक देश में इमरजेंसी रही, ऑपोजिशन को जेल में डाला गया, फोर्सफुल स्टरलाइजेशन किया गया, नसबंदी की गई, आम जनता स्पेशली यूपी और जो दिल्ली के लोग थे उनको बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। हालांकि हर पूरे भारत में इक्वली इंपैक्ट नहीं पड़ा इस चीज का, लेकिन जो लोग अफेक्टेड थे डे टू डे लाइफ, जिनको बहुत अफेक्ट हुआ, उन लोगों ने तो बहुत फ्रस्ट्रेशन के निकाली। तो यहाँ पे रीजन है कि आखिर वो गिरने के रीजन क्या थे, सबसे पहले भैया वो इमरजेंसी ही कारण थे जिसने इंदिरा गांधी के साथ को इतना गिरा दिया कि इंदिरा गांधी खुद अपनी पोजीशन नहीं बचा पाई। सोचो अगर आज देश में नरेंद्र मोदी जी खुद हार जाए, अपनी पोजीशन हार जाए, अपनी सीट ना बचा पाए, तो इससे बड़ी जो है इंसल्ट उनके लिए क्या हो सकता है। तो इंदिरा गांधी खुद अपनी सीट तक नहीं बचा पाए और रायबरेली से इलेक्शन हार गई थी। तो यहीं पे लिखा है द मेजर अपोजिशन पार्टी हैव ऑलरेडी कम क्लोजर इन द प्री इमरजेंसी पीरियड नाउ। ये इमरजेंसी के दौरान ही जितने भी नेता थे उनको जेल में डाल देगा, तो वहीं पे उन्होंने आपस में एक साथ हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि कांग्रेस को जो है हमें मतलब अपने पावर का मिसयूज नहीं करने देना है, और सभी नॉन कांग्रेस पार्टी आपस में एक साथ मिल गई थी। उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने कहा था अब सब अलग अलग लड़ते इसीलिए हारते, अब सबको हमें क्या करना है, एक ही छतरी के नीचे आ जाना है। सम ऑफ लीडर्स वर अपोज द इमरजेंसी, उन्होंने बाद में क्या करा, इमरजेंसी को जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कुछ कांग्रेस के लीडर थे वो भी बेसिकली उन्होंने सेपरेट पार्टी बनाई, बाद में फिर जनता पार्टी से ही मिल गए। जनता पार्टी कैंपेन मेन क्या था कि जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, हम डेमोक्रेटिक तरह से लेंगे, और जिस तरह से इमरजेंसी में सरकार ने बहुत बुरी तरह से लोगों फंडामेंटल राइट से ले जोर जबरदस्ती की, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों में मतलब बताया गया इमरजेंसी के दौरान क्या क्या चीजें
हुई। तो कह रहे हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी कांग्रेस यूज हार्श मेजर्स, जैसे कि मैंने बताया ना, डिमोलिशन हो गया, फोर्स स्टरलाइजेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये सारे जो चीजें थी वो आम लोगों को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा था इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। सो इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी had नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इमेज ऑफ कांग्रेस। तो इमरजेंसी के कारण जो कांग्रेस में एक काला धब्बा लगा था उनके इमेज पे, यही काफी था उनको हराने के लिए। नेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द फाइंडिंग शाह कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द एंड ऑफ इमरजेंसी। तो चलिए ठीक है, 1975 में इमरजेंसी लगा 25 जून को, 1.5 साल तक इमरजेंसी हुआ, उसके 1977 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद नई पार्टी बनी, नई सरकार बनी, जनता पार्टी। अब जनता पार्टी की सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसमें के अंदर जानना था कि किस तरह से जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने अपन पावर का मिसयूज किया, इमरजेंसी में क्या क्या चीजें हुई, इन सब की जांच करने के लिए जो एक कमेटी बिठाई गई, समझ आए, कमीशन बना, उसी को कहा गया शाह कमीशन। तो कह रहा है इन मे 1977 जनता पार्टी गवर्नमेंट अपॉइंटेड शाह कमीशन ऑफ द इंक्वायरी। जो हेड कौन थे? जस्टिस जेसी शाह, जो कौन थे? चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड। इट वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय गवर्नमेंट एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जैसे कि डिमोलिशन ऑफ जुग्गीज को जो गिरा दिया गया था, फोर्स स्टरलाइजेशन, जबरदस्ती नसबंदी कर दी थी, which were conducted during the emergency. The commission gathered various evidence were witness to given testimonials. उसमें बहुत सारे एविडेंस इकट्ठे किए गए, बहुत सारे गवाह इकट्ठे किए गए, ताकि वो सरकार जो है जिस तरह से उन्होंने मिसयूज किया उनको एक पनिशमेंट दे सके और आगे से कोई भी जो है सरकार इस तरह के काम करने की हिम्मत ना करे। तो फाइंडिंग कि क्या शाह कमीशन ने देखा इसमें, इट वाज फाउंड दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन वाज वाइडली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। अराउंड 1,11,000 लोगों को जेल में बिना मतलब डाल दिए गए। दूसरा, न्यूज़पेपर को भैया उन्होंने क्या ना, वर आस्क्ड टू गेट परमिशन बिफोर पब्लिशिंग एनी मैटर, कुछ भी लिखना है, सेंसरशिप लगाए थे कि आपको परमिशन सरकार से लेना पड़ेगा। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको ऑर्डर दिया गया था जितने भी प्रेस है उनकी इलेक्ट्रिसिटी काट दिया जाए, तब तक प्रेस पे सेंसरशिप नहीं लगाया जाता है, और जब सेंसरशिप लगाने के बाद उनकी बिजली वापस दी थी। सो जो क्या ना, झुग्गी झोपड़ी वर फोर्सफुली रिलोकेटेड इन द बैरन एरिया ऑफ दिल्ली, पीपल वर फोर्सफुली स्टरलाइज्ड। द यंगर सन उनके प्राइम मिनिस्टर से डिड नॉट होल्ड एनी ऑफिशियल पोजीशन एट दैट टाइम, उनके कोई भी पोजीशन पे नहीं थे संजय गांधी, उनके खुद के बेटे, बट उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया, इंटरफेयर किया वो गवर्नमेंट को चलाने में, ये बहुत ही गलत है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, शाह कमीशन सारी रिपोर्ट बनाई, इकट्ठे के सबूत, गवाह इकट्ठे के, और जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी से पूछा गया, उनको बुलाया गया उनको कि आप सारे चीज का जवाब दीजिए, जो आप पे इल्जाम लगे, उन्होंने साफ मना कर दिया, वो कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि भैया ये जो पार्टी है जनता पार्टी वो कितने दिन चलेगी, 2 या 2.5 साल 3 साल, को पता था कोई ना कोई ऐसे प्लान बनाएगी, उसको सरकार गिरेगी और फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बन जाएगी। एक बार इंदिरा गांधी की फिर सरकार आएगी तो कौन सी कमीशन जो है उनकी हिम्मत करेगा कि इंदिरा गांधी को बुलाकर सवाल पूछने की। तो यही रीजन है कि कांग्रेस ने खूब मनमानी की, उसके बाद भी जितने भी उनके पार्टी के लोग आए, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, वो बहुत पावर मिसयूज करते, उनको पता है कि हम लोग जो है फिर से रूल करेंगे और हमारे आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं है। आपको पता है देश में जो सिक्योरिटी के लिए जब कहीं पे भी बाहर जाते तो एयरपोर्ट पे चेकिंग की जाती है, तो सोचिए जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, इन सब की चेकिंग नहीं होती, क्योंकि भैया देश की रेपुटेटेड लोग हैं, प्रेसिडेंट हमारे देश के। तो वो जो राबर्ट वाड्रा है वो किसका दामाद है? सोनिया गांधी का, वो नेशनल दामाद थोड़ी है, उनकी चेकिंग नहीं होती थी। आप सोचिए, वो तो जब से मोदी जी आए हैं तब से कांग्रेस को थोड़ा बहुत उन्होंने सेट किया है। तो वही है, क्योंकि और किसी भी एजेंसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कांग्रेस पार्टी या उनके परिवार के खिलाफ आवाज उठाने की, क्योंकि उनको बड़ा डर था कि अगर हमने आज तो कदम उठा लिया, आज तो हीरो बन गए, लेकिन 2 साल के बाद दोबारा से फिर से कांग्रेस पार्टी आएगी, क्योंकि इतिहास उठाकर देखा जाए तो नॉन कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम टाइम रूल किया। हर साल 2 साल के बाद दूसरी जो कांग्रेस पार्टी फिर से रिवाइव कर जाती थी, दोबारा फिर से आ जाती थी। जितनी भी एजेंसी, उन्हें बड़ा खौफ था कांग्रेस पार्टी का कि अगर हमने उनके खिलाफ जाकर कुछ भी किया तो जब वो रूल में आएंगे, रूलिंग पार्टी बनेंगे, तो सीधी सी बात है उनके पोजीशन, उनके पावर का इतना ज्यादा खौफ था कि कोई भी उनके फैमिली या उनके मिनिस्टर के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन आज चीजें बदल चुकी है और इसीलिए जो है चीजें आपको आपके सामने दिख रही है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं कि व्हाट वर द मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्लियामेंट्री जुडिशियरी ड्यूरिंग द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। तो ये चीज हम पहले भी कर चुके हो, तो दोबारा करने की हमको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रीजन फॉर स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ 1974 इन बिहार एंड रोल प्ले बाय जयप्रकाश नारायण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1974 में बिहार में होता ना जो प्रोटेस्ट हुआ था, रीजन वही थे, चाहे गुजरात हो चाहे बिहार हो, प्रोटेस्ट के रीजन वही थे। राइज इन प्राइस, फूड ग्रेन जो बढ़ गए थे, कुकिंग ऑयल, एसेंशियल चीजों की बढ़ गई थी, और करप्शन बहुत हाई पे था। बच्चे जो है इसमें बेसिकली फोर फ्रंट पे थे और डिमांड थे उनकी देश में फिर से इलेक्शन कराए जाए, स्टेट लेजिस्लेचर
और गुजरात के अंदर जो थे वो मोरारजी देसाई, यादव का वही मोरारजी देसाई जो कि इंदिरा गांधी के साथ टफ कंपटीशन थे देश के प्राइम मिनिस्टर बनने में। तो मोरारजी देसाई ने वहां पे कमांड संभाली और वहां पे इतना प्रेशर पड़ा कि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को फाइनली झुकना पड़ा और देश में फिर स्टेट में गुजरात में इलेक्शन हुए और फिर से जो है कांग्रेस पार्टी उसमें बुरी तरह से हार गई। अब भैया एक जगह पे आपने मूवमेंट चलाया, सक्सेस मिल गई, तो सीधी सी बात है उसका इम्पैक्ट दूसरे स्टेट में भी तो पड़ेगा। क्योंकि सिचुएशन तो बिहार में भी सेम थी, बट बिहार के जो उस टाइम पे सीएम, तो उन्होंने कहा ये जो गुस्सा है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ है, स्टेट गवर्नमेंट खिलाफ नहीं है। उन्होंने रिजाइन देने से मना कर दिया। इसीलिए छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट बड़े लेवल पे किया और मैंने कहा जब भी कोई प्रोटेस्ट करता है तो हमको एक चेहरा चाहिए होता है, फेस चाहिए होता है, ताकि मीडिया उसको कवर करे, ये जो मूवमेंट है बड़ा हो सके, लोग इसमें जुड़ सके और ज्यादा सरकार पे प्रेशर पड़ सके। इसीलिए उन्होंने, जो जयप्रकाश नारायण बेसिकली पॉलिटिक्स छोड़ चुके थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे नेता बनिए, इस पूरे मूवमेंट को लीड कीजिए। पर उन्होंने दो ही कंडीशन पे उसको माना। उन्होंने कहा एक तो भैया ये पूरी तरह से नॉन वायलेंस होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी के सपोर्टर तो वो नहीं चाहते थे देश में वायलेंस हो, क्योंकि अगर हम वायलेंस करते हैं तो इसका मतलब अपने ही घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो मूवमेंट है पूरी तरह से वो केवल बिहार तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया तक जानना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम है बिहार की नहीं है, पूरे देश की प्रॉब्लम है। इन शर्तों के साथ वो उसमें जुड़े थे। तो यहां तक हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अब हमारा लास्ट चैप्टर बच के इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट जो है, चलो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है मैप को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेस्ट द 1990s एंड द डिकेड ऑफ द 80s कम क्लोज कंट्री विटनेस 5 डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन आता है कि 1989 के बाद की पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आए। तो 5 बड़े चेंजेस आए जिनका लंबे टाइम तक पॉलिटिक्स पे इंपैक्ट पड़ा। वो कौन कौन सी 5 चीजें थी। सबसे पहले मैंने बताया था कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन। यही एक ऐसा टाइम था 1989 के बाद कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारने लगी, सीट गिरते चले गए, उनके जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो भी गिरते चले गए, बट उन्होंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। और यही कारण है कि आज जो कांग्रेस पार्टी अदर्स की कैटेगरी में खड़ी होकर रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टी दैट वोन एज मैनी एज 415 सीट इन द लोकसभा 1984 रिड्यूस होकर कितने पे 197 पे ही सिमट गई। हालांकि उस टाइम पे भी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो कांग्रेस इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस एंड केम बैक टू पावर आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शन जो 1991 में हुए थे। बट द इलेक्शन 1989 मार्क द एंड वर्ड पॉलिटिक्स साइंटिस्ट कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम बी श्योर, कि अब जो कांग्रेस सिस्टम है, जो डोमिनेंस है, वो कहीं ना कहीं खत्म सा होता दिख गया था। कांग्रेस रिमेन एज इंपॉर्टेंट पार्टी, रूल्ड द कांग्रेस मोर देन एनी अदर पार्टी, ठीक है। बट द लॉस्ट ऑफ काइंड सर्टेनिटी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो ना डोमिनेंस था वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिख रहा था। यहीं से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी कांग्रेस पार्टी। दूसरा मंडल इशू, आपको पता होगा नेशनल पॉलिटिक्स में जो मंडल इशू थे, द फॉलोड द डिसीजन बाय द न्यू नेशनल फ्रंट, जो है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट 1990s में बनी थी। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे मंडल कमीशन के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो शुड बी रिजर्व फॉर द जो ओबीसीज थे, जगह अदर बैकवर्ड क्लासेस थे, जिसके कारण काफी वायलेंस हुआ, क्योंकि रिजर्वेशन के कारण जो दूसरे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनमें गुस्सा फूटा कि वो नहीं चाहते थे किस तरह के रिजर्वेशन किया जाए। तो डिस्प्यूट बिटवीन द सपोर्टर्स और ओबीसी रिजर्वेशन एंड जो उसके अगेंस्ट थे, तो इसी को मंडल इशू कहा गया और जिसने काफी ज्यादा पॉलिटिक्स में एक इम्पैक्ट लंबे टाइम तक डाला। हालांकि बाद में ये पास हो गया था। नेक्स्ट थर्ड है हमारा, ये कह रहा है ना, इकोनॉमिकल पॉलिसी बाय वेरियस गवर्नमेंट टू रेडिकली डिफरेंट टर्न इन दिस नोन एज अ स्ट्रक्चर्ड एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो हमने देखा था कि जब राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 1991 में बड़ी तेजी से पॉलिटिक्स में जो है चेंजेस आए थे। उन्होंने जो लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और आपने पता होगा प्राइवेटाइजेशन को जिस तरह से उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया था, तो 1991 जो है इकोनॉमिकली काफी ज्यादा चेंजेस हुए थे, बहुत सारे प्लान पॉलिसी चेंजेस किए गए थे। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद, नाम से जानते हैं, अयोध्या डिस्प्यूट, वो भी 1992 के ही डिस्प्यूट है जो अब जाके फाइनली सॉल्व हुआ है। तो क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स culminated the demolition of dispute structure at अयोध्या, जिसे हम बाबरी मस्जिद, दिसंबर 1992 में ये घटना हुई थी। तो ये इवेंट सिंबलाइज्ड और ट्रिगर्ड वेरियस चेंजेस इन पॉलिटिक्स कंट्री, इंटेंसिफाइड डिबेट अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, जहां पे भारत में कहा था कि सेक्युलरिज्म है, सभी धर्म को इक्वली रिस्पेक्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं भारत पे इसका क्वेश्चन उठा था कि आपके देश में जो मुस्लिम है क्या वो सेफ है, जिस तरह से मस्जिद को गिराया गया, कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है, एक क्वेश्चन मार्क उठता है भारत के सेक्युलरिज्म के ऊपर। फाइनली जो है राजीव गांधी की मई 1991 में जो उनकी असैसिनेटेड, यानी कि जिनकी हत्या कर रही थी लिट्टे ग्रुप के द्वारा, जब वो अपने पॉलिटिकल दौरे पर थे, कैंपेन पे थे, तो ही वाज assassinated by the Sri Lankan Tamil linked by the Litte when he was on election campaign tour in Tamil Nadu. So in the election 1991, Congress emerged as single largest party. Following राजीव गांधी उसके बाद जो नरसिम्हा राव थे वो अगले प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो देखा आपने 5 चीजें चेंजेस हुई थी। एक तो कांग्रेस पार्टी डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था, मंडल कमीशन जो ओबीसी के 10% रिजर्वेशन की डिमांड उठी थी, उसके बाद 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज की गई थी,
इसके बाद बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट और इंदिरा जो देश के यंगेस्ट जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी की जो एसेसिनेशन, ये 5 चीजें बड़ी तेजी से चेंज हुए थे जिसका लंबे टाइम तक पॉलिटिक्स में इफेक्ट पड़ा। और गांधी परिवार की बात करें तो ऑफिशियली जो है, नॉन ऑफिशियली तो खैर आज भी, आज क्या 2014 से पहले जो है श्रीमती जो सोनिया गांधी ही प्राइम मिनिस्टर थी अनऑफिशियली, बट ऑफिशियली जो गांधी परिवार के जो लास्ट पीएम थे वो कौन थे? राजीव गांधी। उसके बाद कोई उनके फैमिली से पीएम नहीं बना ऑफिशियली, बात में बार बार ध्यान रखते। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, उसी को डिटेल में बताया गया है कि एरा ऑफ कॉलिजन। इलेक्शन 1989 के बाद जब कांग्रेस पार्टी हार गई थी तो वहां से किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, मिली जुली सरकार बन रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। लिखा है कि लोकसभा डिड नॉट क्लियर मेजोरिटी और सो डिसाइड टू सिट इन ऑपोजिशन। द नेशनल फ्रंट सपोर्टेड बाय बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट। इसके बाद जो नेशनल फ्रंट है उन्होंने कॉलिजन गवर्नमेंट बनाया था, बीजेपी और जो लेफ्ट थे उन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया था पर ऊपर से सपोर्ट दिया था ताकि कांग्रेस पार्टी जो है वो रूल ना कर सके। डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस इसी टाइम से गिरती चलेगी। डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम। दस बिगेन एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो गया। दिस ऑल्सो मीन द नो सिंगल पार्टी सिक्योर अ क्लियर मेजोरिटी 89 से लेकर 2014 तक। ठीक है, ये कॉलिजन गवर्नमेंट सेंटर में जो दौर था वो स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहे होंगे इतने सारे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में बने 1989 से लेकर 2014 तक। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा वीपी सिंह, वही वीपी सिंह है जिसके कारण कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बोफोर्स कांड जो है आपने सुना होगा राजीव गांधी पर इल्जाम लगा था बोफोर्स कांड पे। उस टाइम पे ये बेसिक डिफेंस मिनिस्टर थे और इन्हीं के इल्जाम के कारण कांग्रेस की पार्टी का इमेज खराब हुई थी। तो 19 दिसंबर से लेकर नवंबर तक एक साल भी इनकी सरकार नहीं रही, सरकार गिर गई इनकी वीपी सिंह की। फिर नेशनल फ्रंट ही पार्टी थी बट जो नेता थे बदल गए थे, चंद्रशेखर जो है वो देश के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। फिर दोबारा मिड टर्म इलेक्शन हुए 1991 में, नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर बने, हालांकि उन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किया। बीजेपी उसके बाद जो 96 में इलेक्शन हुए, बीजेपी की सरकार 13 दिन के लिए बनी बट वहां पे भी जो अटल जी बिहारी वाजपेयी है उनको किसी ने पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया और उनके 13 दिन में सरकार गिर गई। फिर दूसरी पार्टी यूनाइटेड फ्रंट आई, इसमें एच.डी. देवगौड़ा पहली बार नॉन स्पीकिंग यानी कि हिंदी ना बोलने वाले जो है पहले देश में प्राइम मिनिस्टर बने साउथ इंडिया से। उसके बाद यहाँ पे भी वही चीजें हुई, पार्टी सेम थी, यूनाइटेड फ्रंट देश की जो प्राइम मिनिस्टर है चेंज करती है क्या, और इस बार भी कांग्रेस पार्टी का पूरा हाथ था कि एच.डी. देवगौड़ा को हटाकर आई.के. गुजराल को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। पर इन्होंने भी अपना टर्म कंप्लीट नहीं किया। 1999 में फिर से इलेक्शन हुए, इस बार जो अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर देश के प्राइम मिनिस्टर बने। यहाँ पे बड़ी सारे पॉलिटिकल पार्टी को कंबाइन करके फिर 2004 में फिर से इलेक्शन हुए और देखा आपने यूपीए कांग्रेस को जो है दूसरे पार्टी के सपोर्ट से सरकार बनी। मनमोहन सिंह जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने ऑफिशियली, बट अनऑफिशियली कौन बना सबको पता है। 4 से लेकर 14 तक 2 बार टर्म कंप्लीट किया। 2014 के बाद देश में नरेंद्र मोदी सरकार आए, उसके बाद 2019 ने रिपीट किया और तब से आपके सामने सिचुएशन दिख ही रहा है कौन। तो नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि टू डेवलपमेंट अराउंड 1986। आखिर दो ऐसे 1986 में क्या घटना घटी कि जिससे ये बीजेपी जो है हिंदुत्व पार्टी बनी। देखिए बीजेपी भी पहले, अब जैसे बीजेपी जो बेसिकली भारतीय जनसंघ थी 1951 में थी और जो दीनदयाल उपाध्याय थे वो उनके फाउंडर थे। लेकिन 1977 में देखा हमने कि जितने भी ऑपोजिशन पार्टी थे सब एक साथ मिलकर जनता पार्टी बना ली। 28 साल में उनकी सरकार गिर भी गई। उसके बाद जनसंघ अलग होकर उन्होंने खुद की अपनी पार्टी बनाई जिसे क्या कहा गया भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। उन्होंने भी गांधी जी के आदर्शों को लेकर चलना स्टार्ट किया बट इससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद जो भी इलेक्शन उसमें उनको 1 या 2 सीटें मिली, बड़े बड़े नेता उनके हार तक है। तो भैया एक प्लान हमने बनाया, हमको सक्सेस नहीं मिल रहा, तो जरूरी है कि हमको अपने प्लान को चेंज करना चाहिए, स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने चेंज किया और जो हिंदुत्व को उन्होंने जब बना, मतलब एक तरह से उन्होंने जब यूज किया अपने पार्टी के लिए, तो इससे उनको बहुत फायदा हुआ। आज भी आपको पता है बीजेपी हिंदू पार्टी के नाम से जानी जाती है। तो 2 ऐसे इवेंट्स हुए जिसने बीजेपी को काफी ज्यादा हिंदुत्व पार्टी बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। पहला क्या था, शाह बानो केस 1985 में। इन द केस, इस केस में था क्या, 62 इयर्स ओल्ड लेडी थी, डिवोर्स मुस्लिम महिला थी। ठीक है, उन्होंने अपने मेंटेनेंस के लिए अपने पुराने जो हस्बैंड थे उनसे उन्होंने पैसा मांगा, केस फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने इसको उनके सपोर्ट में रूल किया, ऑर्डर दिया। दो इस बात से जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लोग थे उन्होंने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे इंटरनल पर्सनल जो लॉ है मुस्लिम लॉ उसमें इंटरफेयर कर रहे। और भाई उस टाइम पे सरकार किसकी थी, कांग्रेस की, समझ में। और कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको कुछ लोगों को खुश करना जरूरी है। गवर्नमेंट ने फटाफट उनको खुश करने के लिए क्या कर दिया, एक रूल पास कर दिया, मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986, जिसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि उनको पैसे देने पड़ेंगे वो नलिफाइड हो गया।
तो इस बात की बड़ी निंदा हुई, बहुत सारे लोगों ने इसका अपोज किया, बीजेपी ने काफी ज्यादा इसका क्रिटिसाइज किया, जितने भी वुमेन कमीशन थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। तो यहाँ से जो है कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज आता है कि भैया सिर्फ कुछ लोगों को 10-20% लोग खुश करने के लिए आपने महिलाओं के साथ जितना बड़ा अत्याचार किया, तो वो जो है महिलाएं देख रही थी। नेक्स्ट है अयोध्या डिस्प्यूट। तो ये आपको याद रखना है कि फरवरी 1986 में जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया बाबरी मस्जिद को प्रीमाइसेस को अनलॉक कर दिया जाए, खोल दिया जाए और सभी लोग ताकि यहाँ पे आराम से पूजा कर सके। डिस्प्यूट हैड बीन गोइंग ऑन मैनी डिकेड्स, ये बहुत टाइम पहले से डिस्प्यूट चल रहा था। बाबरी मस्जिद आपने सुना होगा अयोध्या में जगह है। ये जो प्रॉब्लम थी वो 16th सेंचुरी की थी। कहते हैं ठीक है ना, अयोध्या वॉज बिल्ड बाय मीर बाकी मुगल जो कि एम्परर बाबर के जनरल थे। सम हिंदू बिलीव दैट इट वाज बिल्ड आफ्टर डिमोलिशिंग द टेम्पल ऑफ लॉर्ड रामा, कि भगवान राम के यहाँ पे मंदिर थे उसको गिरा दिया गया था, उनकी बर्थ प्लेस और उसके जगह पे एक मस्जिद बनाई गई थी। काफी टाइम से इसका डिस्प्यूट चलता रहा। 1940 में जो मॉस्क को लॉक कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक इसको कोई भी यूज नहीं कर सकते पूजा करने के लिए। लेकिन आपने देखा ना ऊपर कि उसके बाद जब 1986 में इसको खोल दिया गया तो फिर से एक टेंशन का माहौल बना। मैनी हिंदूज एंड मुस्लिम ऑर्गेनाइज ट्राई टू मोबिलाइज देयर कम्युनिटी ऑन दिस क्वेश्चन। सडनली जो लोकल डिस्प्यूट था वो क्या बन गया, एक नेशनल डिस्प्यूट बन गया, कम्युनल टेंशन, मतलब कि धर्म के नाम पर फिर से लड़ाई झगड़े देखने को मिले। तो बीजेपी मेड द इशू इन मेजर इलेक्ट्रिकल एंड पॉलिटिकल प्लान अलॉन्ग विथ मैनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरएसएस, बीएचपी जो ना आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, ये सब जो बेसिकली पॉलिटिकल फायदे के लिए इसको यूज करना चाहते थे। तो ये आपको याद रखें दिसंबर 1992 में एक ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टर कंस्ट्रक्शन द टेम्पल, वो जिसे कार सेवा बोलते हैं, वो सब आपस में वॉलंटरी सर्विस देने के लिए राम टेम्पल तक पहुंचे और सिचुएशन बिकम टेंस ऑल ओवर द कंट्री स्पेशली एट द अयोध्या। तो अयोध्या में जो सिचुएशन थी काफी खराब हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट उनको ऑर्डर किया कि भैया चीजों को टेक केयर करें, डिस्प्यूट जो है वो खतरे में है, ये जो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं तो आपको उसको टेक केयर करना है ताकि शांति बने रहे, दोनों समुदाय के जो लोग हैं वो आपस में शांति से मिलकर रह सके। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 को उन्होंने क्या कर दिया, मॉस्क को डिमोलिश गिरा दिया गया। जैसे ही न्यूज फैला हिंदू मुस्लिम में जगह जगह पे दंगे स्टार्ट हो गए। स्टेट गवर्नमेंट जहां पे बीजेपी रूलिंग पार्टी थी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां से हटा दिया। बीजेपी ऑफिशियली जो है उन्होंने बहुत रिग्रेट किया कि जो भी चीजें हुई वो ठीक नहीं हुई है। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर हैज आल्सो बीन अ डिबेट अबाउट द यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल पर्पस। और थोड़े टाइम के लिए उन्होंने क्रिटिसाइज जरूर किया बीजेपी। उसके बाद उन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी क्लियर मेजोरिटी सरकार आएगी तो राम मंदिर हम ही बनाएंगे। हालांकि आपको पता है कांग्रेस पार्टी है जो है वो हमेशा से बोलती रही है कि जो श्री राम भगवान है वो एक फिक्शंस है, वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, जैसे दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, ये रियल में है ही नहीं, और जो रियल में कोई है ही नहीं तो वहां पे मंदिर भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन आपने देखा इतने सालों के बाद फाइनली राम मंदिर बन गया और बीजेपी वालों ने जैसे वादा किया था उसी के हिसाब से उन्होंने बनाया। हालांकि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी काफी कोशिश कर रहे थे बट उनको कभी क्लियर मेजोरिटी सरकार ही नहीं मिली, लेकिन जब बीजेपी को मौका मिला और मिले तो उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। तो ये इंपॉर्टेंट 2 चीजें याद रखना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है द 6 मेन इश्यूज इन इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी की 21वीं सदी में कौन कौन से इंडियन पॉलिटिक्स के मेन इश्यूज हैं जिन पे बीजेपी ने काम किया। तो ट्रिपल तलाक याद रखना है आपको, आर्टिकल 370 जिसके कारण जम्मू कश्मीर को खत्म कर देगा, पूरी तरह से इंटरनल पार्ट बना देगा। फॉर्म लॉ जो किसान बिल था हालांकि उसको वापस ले लेगा क्योंकि हमने देखा कि कितने टाइम तक 1 साल से ऊपर दिल्ली में धरना दिया गया था जिसके कारण उसको अभी वापस फिलहाल ले लिया गया। सीएए एनआरसी आपको याद रखना है, राम जन्मभूमि इसमें बन दी गई है। तो ये चीजें आपको बेसिकली दिया है। उसके अलावा जनधन योजना हो गया, ठीक है, उज्ज्वला योजना हो गए, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो करंट इश्यूज चल रहे हैं जैसे कि रूस और यूक्रेन की वॉर हो गए, अभी श्रीलंका जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, तो आसपास की जो मेन जो इश्यूज है, खैर अब तक तो आपके एग्जाम के पेपर बने गए होंगे, तो उससे पहले जो कुछ 2 महीने 3 महीने पहले जो इश्यूज हुए थे उनसे रिलेटेड चीजों पे थोड़ा काम कीजिएगा कि अब जो पेपर बनते हैं वो पुराने ओल्ड स्टाइल के पेपर नहीं बनते, तो थोड़ा करंट चीजों पे भी आपको थोड़ा फोकस करना है। बस अब आप लोगों का मैप रह गया, वो आज शाम तक हम कर लेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो या स्पेसिफिक कोई आंसर ना मिला तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, वो आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।